जी जी। तो आज वेदांत ज्योतिष में ऑलरेडी 3 लेक्चर जो हो चुके हैं, उसके बाद का ये टॉपिक है 4th लेक्चर में। युगारंभ, अयनारंभ, पंच ऋतु, गर्ग संहिता, इन टॉपिक को कवर करेंगे। क्योंकि ये वेदांत ज्योतिष है, ये 3500 साल पहले की ज्योतिष है। तो इसमें बहुत सारी चीजें बहुत ही प्राचीन होने के कारण कुछ अधूरी हो सकती हैं और आज की ज्योतिष से डिफरेंट हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे पढ़ेंगे। युगारंभ कब होता है? युग का आरंभ, जैसा कि पहले हम बता चुके हैं, एक युग में 5 वर्ष होते हैं। ये प्राचीन सिस्टम है वेदांग का। जबकि हम लोगों का जो सिस्टम है ज्योतिष में, वो 4,32,000 वर्ष होते हैं कलयुग में। और फिर उसी हिसाब से त्रेता, द्वापर, इन सब में हम 3 गुना, 2 गुना इत्यादि करते जाते हैं। तो ये डिफरेंट है। तो युगारंभ कब होता है? माघ शुक्ल प्रपन्नस्य पौष कृष्ण समापिनः युगस्य पंचवर्षस्य काल ज्ञानम प्रशजते। सर्वप्रथम युग का आरंभ माघ शुक्ल प्रतिपदा से होता है तथा 5 वर्षों के बाद पौष कृष्ण अमावस्या को समाप्त होता है। अतः पंचवर्षीय युग के भीतर किसी कालावयव या तथ्य को जानने हेतु को काल ज्ञान कहा जाता है। तो यहाँ पे माघ शुक्ल प्रतिपदा से शुरुआत होती है और 5 साल के बाद जब खत्म होता है तो पौष कृष्ण अमावस्या को समाप्त हो जाता है। काल ज्ञान मतलब काल का कैसे कैलकुलेशन या ज्ञान करते हैं। तो सतयुग, त्रेता आदि इन चारों युगों के आरंभ में सारे ग्रह मीन राशि के अंत में होते हैं। यही मीनांत बिंदु रेवंत्यंत या पौषणांत बिंदु है। तो काल ज्ञान में सतयुग, त्रेता, ये जितने भी युग हैं, इनके आरंभ में सारे ग्रह कहाँ होते हैं? मीन राशि के अंत में होते हैं। वेदांग युग में 1830 सावन दिन, अतः एक वर्ष में 366 दिन होते हैं। क्योंकि युग में 5 वर्ष है तो ये 1830 5 वर्ष का मान है। इसको पांच पांच से अगर भाग दे देंगे तो 366 राउंड फिगर मिलेगा लगभग। वर्ष को फिर अयन, मास व पक्षों में बांटा गया है। महीनों के भी 4 भिन्न प्रकार हैं। ये मास सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा व नक्षत्रोदय पर आधारित हैं। इसलिए वेदांग वर्ष को चतुर्मास विकल्पिता भी कहा गया है। चतुर्मास, 4 मास का यहाँ पे सिस्टम बताया गया है। सौर मास एक संक्रांति से अगली संक्रांति तक कहा गया है, जबकि चांद्रमास अमावस से अमावस तक बताया गया है। सावन मास में 30 सावन दिन होते हैं। सावन शब्द का अर्थ ही सवन अर्थात यज्ञ से संबंधित होता है। क्योंकि 3500 साल पहले अगर मुख्य कार्यों की बात करें तो राजा के ही मुख्य कार्य होते थे, प्रजा के तो कोई कार्यों को ज्यादा महत्व दिया नहीं जाता था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उनका यज्ञ, जो अपने कार्यों को संपन्न कराने के लिए वो यज्ञ का आवाहन करते थे, तो वही एक मुख्य कार्य होता था। तो यहाँ सावन शब्द का अर्थ ही समन अर्थात यज्ञ से है। उसी मुख्य कार्य के लिए, ये तिथियों के लिए वो जानकारी लेते थे और उस समय के जो ज्योतिषाचार्य होते थे उनसे ये पूछा जाता था। तो एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच का समय सावन दिन है। एक सावन दिन, जैसे आज जो सूर्योदय हुआ और फिर अगले दिन जो सूर्योदय हुआ, उसके बीच का समय सावन दिन। युग की अवधारणा। सूर्य सिद्धांत कहता है कि शतयुग के अंत में सारे ग्रह मध्यम मान से मीनांत में थे। ये सूर्य सिद्धांत का कहना है कि सतयुग जब कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ, तो सारे के सारे ग्रह मध्यम मान से मीन के अंत में थे। और इसके बारे में जो श्लोक है वो है, अस्मिन् कृतयुग क्यांते सर्वे मध्यगता ग्रहा विना तु पात मंदोच्चान मेषादौ तुल्यतामिता। तो यहाँ पे सूर्य सिद्धांतीय गणना से उस समय पात व मंदोच्चों के अतिरिक्त सभी ग्रह राशि चक्र के आरंभ बिंदु पर थे। अर्थात उनके मध्यम मान सभी 0 अंश, 0 कला और 0 विकला थे, ऐसा माना जाता है सतयुग के अंत में। और ऐसा कहा जाता है कि सभी युगों के अंत में ऐसा ही मान होगा और सभी ग्रह एक सीध में नजर आएंगे, मीनांत में नजर आएंगे। मीन के अंत में अर्थात मेष की शुरुआत
और मेष की शुरुआत मतलब सब जीरो हो जाता है। कौन से माघ में युगारंभ हुआ? ये एक इंपॉर्टेंट श्लोक है और ये श्लोक हो सकता है कि इस बार आ जाए। तो कौन से माघ में युगारंभ हुआ? स्वराक्रमेते सौमार्को यदा शाकम शवा शवौ शातदादि युगम माघस्तपम शुक्लो जैनम हृदयोगम। माघ के महीने का इसलिए सबसे ज्यादा महत्व है तो प्राचीन समय में धनिष्ठा नक्षत्र माघ महीने की जो शुक्ल पक्ष होती थी वहां से ही युग की शुरुआत होती थी, वर्ष की शुरुआत होती थी। तो जब सूर्य व चंद्रमा दोनों धनिष्ठा तारों के साथ पूर्ण युति कर रहे थे तथा साथ ही बृहस्पति भी धनिष्ठा तारों में ही था और यह प्राकृतिक घटना आकाश में साफ तौर पर दृश्य थी, तब उस क्षण से एक साथ सबसे पहला युग चांद्रमास माघ का महीना शुक्ल पक्ष उत्तरायण व शिशिर ऋतु एक साथ शुरू हुई थी। तो यहाँ पे हम ये बता दें कि वेदांग में जो हमारा वेदांग ये चैप्टर है, टॉपिक है, इसमें तो सिर्फ सूर्य और चंद्रमा ही उन लोगों को पता थे। ये जो बृहस्पति की बात हो रही है, क्योंकि वेदांग में तो सिर्फ सूर्य चंद्रमा थे और ये बातें सुन सुन के आगे बढ़ रही थी, क्योंकि तब लिखने की कला नहीं कोई जानता था। और ये लगभग 2000 साल तक श्रुति परंपरा से आगे बढ़ती रही। पराशर के टाइम में जाके इसे कलमबद्ध जब किया गया, तब तक सूर्य चंद्र के अलावा बृहस्पति को भी देख लिया गया था और इसीलिए बृहस्पति को भी उसमें ऐड किया गया। तो मूलतः बृहस्पति नहीं देखा गया था वेदांग ज्योतिष में, सिर्फ सूर्य चंद्र। अब इस श्लोक में जो स्वराक्रमित वर्ड है उसका क्या मतलब है वो आप देख लें। स्व अर्थात आकाश, आक्रमित आक्रमण करते, मतलब ग्रह आक्रमण नहीं करते बल्कि वहां पे युति होती है। और युति किसकी? सूर्य चंद्र की। यह शब्दार्थ है। अतः धनिष्ठा के तारों से आकाश में जब दोनों ज्योतिपिंड की प्रत्यक्ष युति हुई थी उस क्षण का ग्रहण होता है। अर्थात ग्रहण इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चंद्रमा सूर्य आमने सामने हो गए, तो वो ग्रहण जैसा प्रतीत हुआ और इसीलिए ग्रहण वर्ड लिखा है। तभी से ये शुरुआत, युग की शुरुआत होती है। यहां पे एक चीज भी आप देख रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा दोनों को ही ये बोल रहे हैं कि ये ज्योतिपिंड है। यहाँ पे लिखा है दोनों ज्योतिपिंड, क्योंकि चंद्रमा की चमक को वो लोग मानते थे कि ये चंद्रमा की अपनी स्वयं की चमक है। 15 दिन चमकता है, 15 दिन नहीं चमकता है और धीमे धीमे इसकी चमक गायब हो जाती है। तब ये भी नहीं पता था कि ये सूर्य की रोशनी से ही चमक रहा है। श्लोक में आक्रमेते शब्द सीधे व साफ तौर पर युति का आशय प्रकट करता है तथा युति कभी भी नक्षत्र प्रदेश से न होकर तारे से ही होती है। तो युति का मतलब है कि ये सूर्य और चंद्र युति बना रहे किससे? धनिष्ठा नक्षत्र से। धनिष्ठा के आसपास के आकाश क्षेत्र से युति का कोई मतलब नहीं है, बल्कि वहां पे जो विद्यमान तारा है उससे। शवा शवौ, इस शब्द का सीधा अर्थ है वासव, अर्थात वसुदेवता वाले धनिष्ठा नक्षत्र के साथ। इनके स्वामी की हम बात कर रहे हैं, तो वसुदेवता वाले धनिष्ठा नक्षत्र के साथ। शवासौ धनिष्ठाया नक्षत्रे तथा च तत्र यदि बृहस्पति रास्ते। अतः इन तीनों की धनिष्ठा तारे से पूर्ण युति का क्षण ही उत्तरायण शिशिर माघ शुक्ल पक्ष व आदि युग का प्रवर्तन क्षण है। आज भी संवत्सर का निर्धारण ठीक धनिष्ठा के मध्य में गुरु के आने से ही होता है। और गुरु की यह मध्यम गति ली गई है। उस समय में सिर्फ मध्यम गति की ही ली जाती थी, एवरेज, क्योंकि उसकी उच्च गति और एकदम निम्न गति, निम्नोच्च, इन सब का मान तब निकाला नहीं जा सका था। बाद में प्रभवादि अर्थात 60 संवत्सरों ने वेदांग वर्ष का स्थान ग्रहण कर लिया। बाद की देखिए बात कर रहे हैं, इसको लिखने वाले लोगों ने ये बताया कि वेदांग टाइम में तो ये 60 संवत्सर जैसा कोई सिस्टम ही नहीं था। वहां एक युग का मतलब 5 वर्ष हुआ करते थे। तो बाद में प्रभवादि
60 संवत्सरों ने वेदांग स्वर वर्ष का स्थान ग्रहण कर लिया, लेकिन आज भी साफ तौर पर ये वेदांग वर्ष के साथ सीधे जुड़े हुए हैं। और इस सारणी में आपको पता चलेगा कैसे जुड़े हुए हैं। वैसे तो बृहस्पति के आधार पे हम 60 वर्षों की गणना करते हैं, पूरे 60 बृहस्पति के वर्ष होते हैं। लेकिन आप ये देख लीजिए कि आज भी ये जो प्राचीन हमारा युग परंपरा थी, उसमें 5 वर्ष संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर और ईदवत्सर होते थे, वो आज भी हैं। कैसे? संवत्सर में पहला वर्ष गया, उसका नाम था प्रभव था। फिर परिवत्सर में दूसरा विभव, फिर तीसरा शुक्ल, फिर चौथा प्रमोद, पांचवा प्रजापति। और 5 प्रजापति के बाद जो अगला जाएगा छठवां अंगिरा, फिर से संवत्सर में जाएगा। तो इस तरह से 60 में 12-12 के आपके कॉलम बन गए। और ये 12-12, 12 संवत्सर में जाएंगे, 12 परिवत्सर में, और इस तरह से 60 के 60 प्लेस हो जाएंगे। और उसके बाद से फिर से ये सीरीज शुरू हो जाएगी। तो प्रभव में 60 साल के पहले शुरुआत हुई होगी, क्योंकि अभी हम लोग लगभग लास्ट या फिर लास्ट में चल रहे हैं इस समय। यहाँ पे प्लव शायद है इस समय, प्लव, सॉरी, रुद्र, दुर्मुति, दुंदुभि, पिंगल या कालयुग तो अभी चल रहा है 2081। शायद पिछले वर्ष पिंगल था, अभी कालयुग तो शुरू होने वाला है। तो ये वर्ष जो है लेटेस्ट है, अभी का है। पर ये किस युग में आएगा, किस वर्ष में आएगा प्राचीन वाले में, तो हम कहेंगे परिवत्सर में आएगा। तो ये टेबल आपको याद नहीं करनी है, बस समझना है कि हमारे 60 जो बृहस्पति के आधार पे विक्रम संवत बनाए गए हैं, वो 60 एक्चुअली में 5-5 के ग्रुप में इन्हीं वर्षों में डाले गए हैं, प्राचीन वाले वर्ष जिनके नाम हमने बता दिए हैं। और इससे 12-12 के 5 ग्रुप बन जाते हैं। उत्तरायण व दक्षिणायन। अब उस प्राचीन वेदांग पद्धति में उत्तरायण व दक्षिणायन को हम कैसे समझते थे? प्रपद्येते स्रविष्ठादौ सूर्य चंद्र मासा उदक सर्पार्धे दक्षिणार्कस्तु माघ श्रावणयो सदा। अर्थात युगारंभ के बाद जब सूर्य व चंद्रमा एक साथ पुनः स्रविष्ठा अर्थात धनिष्ठा नक्षत्र के शुरू में आते हैं, उसी क्षण अगले वर्षों में उत्तरायण होता है। मतलब जैसे ही जब शुरुआत होती है नए वर्ष की, तो इसी नक्षत्र से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। तो नया वर्ष भी लगता है, नया युग भी लगता है, और सूर्य उत्तरायण होता है। और दक्षिणायन कब होगा? दक्षिणायन का आरंभ भी इसी तरह श्लेषा के आधे पर आने के समय होता है। जहां तक सूर्य के अयनों का संबंध है, वह सदा माघ व श्रावण मासों में ही होता है। तो ये यहाँ पे बताया कि दक्षिणायन कब होता है? आश्लेषा, श्लेषा नक्षत्र, क्योंकि सर्प बोले ना, आश्लेषा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो सर्प ही हैं। तो सर्पार्धे दक्षिणार्कस्तु, यहाँ से पता चलता है कि आश्लेषा नक्षत्र में जब सूर्य आते हैं तो दक्षिणायन का आरंभ हो जाता है। और श्रवण अर्थात धनिष्ठा, ये श्रवण नहीं है, श्रविष्ठा, धनिष्ठा का प्राचीन नाम, वहां से आपका उत्तरायण होता है। अयनारंभ की तिथियां: प्रथमम सप्तम चाहुर्यनाद्यम त्रयोदशा, चतुर्था दशमम चैव दीर्घयुगम बहुलेभ प्रयतु। आप सोच रहे हैं इतने श्लोक इस सब्जेक्ट में क्यों? क्योंकि आपको एटलीस्ट 2 श्लोक कन्वर्ट करने को आएंगे हिंदी में। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। इसलिए श्लोक हमने बताया याद करने का सबसे अच्छा तरीका एटलीस्ट 2 या 3 शब्द जरूर पकड़ लीजिए उसके, और हिंदी अर्थ आपको याद, तुरंत याद आ जाएगा कि एक्चुअली में ये उस चीज से जुड़ा हुआ है। तो अयनारंभ की तिथियों में ये श्लोक है। युग में अयन क्रमशः शुक्ल प्रतिपदा सप्तमी, त्रयोदशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी व दशमी को होते हैं। इसकी एक टेबल भी है, अभी आप उस टेबल से भी इसको याद कर सकते हैं कि युग अर्थात 5 वर्षों में अयन क्रमशः शुक्ल प्रतिपदा, सप्तमी, त्रयोदशी या कृष्ण पक्ष की चतुर्थी व दशमी को होते हैं। मतलब उस दिन अयन बदल सकते हैं। यही 5 तिथियां पुनः शेष अयनों के लिए पुनरावृत्त होती रहती हैं। इसीलिए इन 5 तिथियों को अयनादि तिथियां कहा जाता है। अर्थात अयन का जो परिवर्तन होता है इन्हीं तिथियों में होता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, सप्तमी, त्रयोदशी 3 तिथियां,
और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी बार 10वीं। अयनादि नक्षत्र, और अयन में जब बदलाव आता है तो नक्षत्र कौन से हो सकते हैं, उसका श्लोक है वसुत्वष्टा भावो ज्येष्ठ मित्रा सर्पो सर्पो अश्विनो जलम धाता कायश्चनाद्या सूर्यर्ध पंचम भस्त्रवतु। अयन के समय रहने वाले नक्षत्रों को यहाँ क्रमशः उनके अधिष्ठाता देवताओं के नाम से बताया गया है। वसु किनके देवता हैं, धनिष्ठा नक्षत्र के, इसलिए शुरुआत ही इसकी वसु से हुई थी इस श्लोक की। त्वष्टा या चित्रा, वसु त्वष्टा, तो चित्रा के त्वष्टा हैं। भव, आर्द्रा के स्वामी भव हैं। पूर्वा भाद्रपद के अज हैं। अनुराधा के मित्र हैं। श्लेषा के सर्प हैं, यहाँ पे सर्पो लिखा है ना, सर्पो। उसके बाद आश्विनो, अश्विन के अश्विनी कुमार हैं। जलम, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जल उसके स्वामी हैं। धाता, या जिनका दूसरा नाम आर्यमा है, ये उत्तरा फाल्गुनी के स्वामी हैं। और रोहिणी नक्षत्र के ब्रह्मा का नाम से जानते हैं। तो इन नक्षत्रों के अयनादि नक्षत्र या उनके स्वामी के आधार पर भी आप जान सकते हैं कि अयनों का चेंज हो रहा है। तो अयन के परिवर्तन की तिथियां 5 हैं, उनके स्वामी के रूप में ये श्लोक है, और नक्षत्र भी आपको पता होना चाहिए। इसीलिए इसमें एक टेबल लगा दी गई कि आप समझ सकें उत्तरायण जब हो रहा है सूर्य, तो कौन से तिथि में, जैसे संवत्सर में जब ये होता है तो तिथि माघ महीने की प्रतिपदा होती है। सुदी और बदी, महीने को 2 पार्ट में बांटा जाता है, सुदी और बदी, ये प्राचीन तरीका है। तो सुदी, माघ सुदी 1। सूर्य धनिष्ठा में है, सूर्य को याद करने की जरूरत नहीं, सूर्य सदैव धनिष्ठा में ही रहेगा, क्योंकि आप उत्तरायण हो रहे हैं। उत्तरायण दक्षिणायन दोनों सूर्य के रिस्पेक्ट में आप पढ़ते हैं। तो सूर्य के रिस्पेक्ट में जब उत्तरायण हो रहा है तो सर्वदा धनिष्ठा में ही रहेगा। दक्षिणायन होगा तो श्लेषा आश्लेषा नक्षत्र में होगा। ठीक, बाकी की चीजें बदल रही हैं, जैसे चंद्र नक्षत्र धनिष्ठा है, आर्द्रा है, अनुराधा इत्यादि, चंद्र का बदल रहा है, लेकिन सूर्य के केस में धनिष्ठा ही रहेगा उत्तरायण के केस में। तो माघ सुदी 1। अब देखिए तिथियां वही है, उत्तरायण के केस में प्रतिपदा, त्रयोदशी, दसवीं, सप्तमी और चतुर्दशी, और चतुर्दशी नहीं, चौथी। इसी तरह से दक्षिणायन में आप देख सकते हैं श्रावण 7, संवत्सर में अगर दक्षिणायन हो रहा है तो श्रावण सुदी 7 अर्थात सप्तमी, यहाँ चतुर्थी प्रतिपदा है। ये तिथियां हैं। अनुवत्सर में श्रावण त्रयोदशी, ईदवत्सर में श्रावण, अब देखिए बदी वर्ड लिखा, तो सेकंड हाफ, जो चांद्रमास है उसका सेकंड हाफ, उसकी 10वीं तिथि। वैसे भी हमने बताया कि कृष्ण पक्ष में 10वीं तिथि। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी में आश्लेषा में सूर्य रहेगा, लेकिन यहाँ चंद्रमा के नक्षत्र बदल रहे हैं। तो ये टेबल है। अब गर्ग संहिता की कुछ उद्धरण है। गर्ग संहिता के उच्चारण में, जैसे संवत्सर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, यदा माघस्य शुक्लस्य प्रतिपदा युक्तरायणम सहोदया स्रविष्टा भी सौमार्को प्रतिपद्यता। माघस्य अर्थात माघ की बात कर रहे हैं, शुक्लस्य शुक्ल पक्ष की, प्रतिपद प्रतिपदा को, उत्तरायणम अर्थात उत्तरायण होता है, सहोदयम स्रविष्ठा भी, स्रविष्ठा अर्थात यहाँ पे धनिष्ठा की बात है, सौमार्को प्रतिपद्यता, सूर्य और चंद्रमा एक ही खगोल बिंदु पर होते हैं, अर्थात वो बिंदु धनिष्ठा है। तो संवत्सर को डिफाइन करने का परिवत्सर, यदा माघस्य शुक्लस्य त्रयोदश्यां मुदग रवि युक्ते चंद्रमसा रौद्रे वाशवा प्रतिपद्यते। दूसरे वर्ष में माघ शुक्ल त्रयोदशी के दिन उत्तरायण होता है, तब चंद्रमा आर्द्रा में तथा सूर्य धनिष्ठा तारों में रहता है। इदावत्सर में कृष्णे माघस्य दशमी वासवादौ दिवाकरा उदीची दिस्मातिष्ठनम मैत्रेस्थ निश्रु तेजस। तीसरे वर्ष में फिर धनिष्ठा में जब सूर्य आता है, तब माघ कृष्ण दशमी के दिन उत्तरायण होता है, तथा उस समय चंद्रमा अनुराधा में रहता है। अनुवत्सर सप्तम्या माघ शुक्लस्य वासवादो दिवाकरा अश्विनी सहिते सोमे
यदा सामुद्रम व्रजेत। चौथे वर्ष में जब सूर्य धनिष्ठा में प्रवेश करता है तथा चंद्रमा अश्विनी में होते हैं, तब माघ शुक्ल सप्तमी को उत्तरायण होता है। ईद्वत्सर फाल्गुनी मुद्रा प्राप्ते सोमे सूर्य च वाशवे यदि उत्तरायण कृष्ण चतुर्थ्या तब शुभ भवेत्। पांचवें वर्ष में चंद्रमा जब उत्तरा फाल्गुनी में तथा सूर्य धनिष्ठा में होता है, तब माघ कृष्ण चतुर्थी को उत्तरायण होता है। ये जितने भी श्लोक हैं और जो उसका हिंदी में लिखा है, वो सब उसी टेबल की बातें हैं जो अभी हमने बताई थी। आप टेबल से मैच करा लें, एकदम वही चीजें लिखी हुई है यहाँ पे। तो एक्चुअली में हमें तो श्लोक में मिला है, इसको बाद में सुविधा के लिए टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। अर्ध पंचम भस्त्रोतु। वेदांग काल में ऋतुओं के विषय में अनेक मतांतर थे, जो ऋतुओं की संख्या भिन्न भिन्न प्रकट करते थे। यद्यपि वेदों में 6 व कहीं 5 ऋतुएं बताई गई हैं। अब देखिए, हम लोग 6 ऋतुएं मानते हैं। इस समय जो लेटेस्ट मॉडर्न सिस्टम है, 6 ऋतुएं हिंदी का जो हम बता रहे हैं। बहुत प्राचीन टाइम में 3 ऋतुएं मानी जाती थी, फिर 5 हुई, अभी हम लोग 6 मानते हैं। इसका श्लोक क्या है? द्वादश मासा 12 महीने होते हैं, पंचर्तवो 5 ऋतुएं होती हैं, हेमंत शिशिरो समासेन। और वो इसलिए 5 होते हैं हेमंत, क्योंकि हेमंत और शिशिर ऋतुओं को एक ही कर दिया, समासेन, एक ही में समाहित कर दिया। अदरवाइज ये 6 हैं। आधुनिक जो हमारा ज्योतिष है, उसमें इनको समासेन की जगह अलग अलग कर दिया है, तो 6 ऋतु बन गई। तो एक संवत्सर में 5 ऋतुएं हेमंत व शिशिर को इकट्ठा समझने से होती हैं, इनको अलग अलग समझने से 6 होती हैं। लेकिन मास निश्चय से शुरू से ही 12 ही होते आए हैं, क्योंकि शुरू से सूर्य को देखा गया है कि वो 12 संक्रमण करता है, तो सूर्य के आधार पे 12 महीने बने हैं। आजकल के अनुसार मास ऋतु व ऐन की संभावित तिथियां दी गई हैं। ये तिथियां अधिकाधिक एक दिन तक भिन्न हो सकती हैं और उससे ज्यादा नहीं। और ये एक दिन का अंतर भी इसलिए आता है, बीच में कभी कभी 6 दिन आ जाते हैं, अधिक दिन भी आ जाते हैं। तो इस कारण से 6 दिन तो प्राचीन समय में था, अधिक दिन जैसी कोई चीज नहीं थी। तो वैदिक मास यहाँ पे दिए हैं। वैदिक मास के नाम नहीं पता है, हिंदी के भी मुश्किल से ही लोगों को पता होते हैं, और वैदिक का तो कोई चांस ही नहीं, वो सब दिया है। वैदिक ऋतु यहाँ दी हुई है, और तिथि कब ये शुरुआत होती है, सूर्य राशि दी हुई है, सौर मास दिया हुआ है, और ये अयन यहाँ पे दिया है। तो वैदिक मास नाम तपा है, सौर मास नाम माघ है। उस समय ऋतु शिशिर चल रही होगी, और यह 22 दिसंबर को लग जाती है। ठीक, सूर्य मकर राशि में होता है, यहीं से उत्तरायण की शुरुआत होती है। माघ मेला की शुरुआत उसी दिन हुई थी। आपको याद होगा कि माघ का महीना लग गया है, अब माघ मेले की शुरुआत हो गई है। तो जैसे ही सूर्य मकर में आया, उत्तरायण हुआ, माघ लगा, ये तब 22 दिसंबर की तिथि थी। अभी भी 22 दिसंबर ही माना जाता है, पर क्योंकि हमारा अयनांश बदल गया, 24 डिग्री का परिवर्तन हुआ है। अभी आप पंचांग उठा के देखें तो 24 डिग्री पृथ्वी शिफ्ट हो गई है, और इस कारण से ये शिफ्ट होके 14 जनवरी को आ जाता है, 22 दिसंबर की जगह। तो जब हम इसको निर्यन लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, 22 दिसंबर को। वैदिक मास तपस्य है, शिशिर ऋतु है, तिथि 21 जनवरी, सूर्य राशि कुंभ है, और सौर मास फाल्गुन है, उत्तरायण। इसी तरह से मधु बसंत 20 फरवरी, मीन राशि, चैत्र उत्तरायण। अब इसमें बदलाव जो नजर आ रहा है एक एक महीने का, वो कारण है 24 डिग्री अयनांश बहुत बड़ा होता है, लगभग लगभग एक राशि के बराबर होता है, और इसीलिए वो लगभग एक महीने शिफ्ट हो रहा है, 22 से 25 दिन के बीच में शिफ्टिंग हो रही है। तो ये प्राचीन था, वो आज भी माना जा रहा है निर्यन पद्धति। तो ये टेबल आप इसको रीड कर सकते हैं, यहाँ से सारे वैदिक मास जो हैं वो दिए हुए हैं, वैदिक ऋतुएं दी हुई हैं, तिथि में 1-2 दिन का अंतर हो सकता है निर्यन पद्धति में,
सूर्य किस राशि में होगा उस समय में, सौर मास क्या होगा, और अयन। और इस तरह से आपका ये टॉपिक चौथा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अभी वेदांग में अभी भी काफी है।